वेलकम टू स्टडी आई क्यू। आई एम अमित वरीदी किलोर। रिसेंटली आपने कुछ महीनों में, कुछ वीक्स में आपने ये कांस्टेंट न्यूज़ सुनी होगी कि गवर्नमेंट इज ऑन अ प्राइवेटाइजेशन स्प्री या फिर नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान, यानी कि जो गवर्नमेंट के एसेट्स हैं या जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, गवर्नमेंट या तो उनको प्राइवेट सेक्टर को लीज पर देना चाहती है या फिर उनको बेसिकली बेचकर मोनेटाइजेशन करना चाहती है, यानी कि गवर्नमेंट के लिए एक रेवेन्यू क्रिएट करना चाहती है। नाउ सेवरल ऑफ द पीपल सपोर्ट दिस आइडिया कि इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्राइवेटाइजेशन से इंप्रूव होगा रेवेन्यू सेक्टर, वो कंपनियां भी इंप्रूव होंगी, उनकी कॉर्पोरेटाइजेशन भी होगी। इवन बैंक्स, कुछ बैंक्स हैं पब्लिक सेक्टर बैंक जिनको प्राइवेटाइजेशन करने की बात की जा रही है। आई एम हियर टू डिस्कस ऑन सर्टेन आइडियाज कि प्रोबेबली ये आइडिया उतना अच्छा नहीं है जितना सुनने में लगता है। प्राइवेटाइजेशन माइट बी डिसएडवांटेजेस टू इंडिया। हम इसको चाइना के कंपैरिजन में देखते हैं। चाइना की इकोनॉमी हैज बीन सक्सेसफुली परफॉर्मिंग फ्रॉम लास्ट 30 इयर्स। हाउ दे आर डूइंग, व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाट लेसन्स वी कैन टेक फ्रॉम देम, इस कॉन्टेक्स्ट में इसको देखा जाएगा। विल स्टार्ट फ्रॉम द ईयर 2020। 2020 में एक बड़ा ही सरप्राइजिंग इवेंट हुआ था जब फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट रिलीज की गई। फॉर्चून एक यूएस की एक कंपनी है जो कि हर साल एक कंपनियों की लिस्ट निकालती है जिसको कहते हैं फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट। ये वो कंपनियां होती हैं जिनका रेवेन्यू सबसे ज्यादा होता है। सो दे जस्ट रैंक दी कंपनीज अकॉर्डिंग टू द एनुअल रेवेन्यू। तो जिस भी कंपनी का रेवेन्यू सबसे ज्यादा है उस साल नंबर 1 एंड नंबर 2 एंड नंबर 3, जैसे Amazon, वॉलमार्ट, गूगल, फेसबुक, एप्पल, ये सारी जो कंपनियां हैं ये फॉर्चून 500 लिस्ट में होती हैं। तो जो कंपनी जो होती है फॉर्चून 500 में, उसको बेसिकली एक बहुत ही सुपर सक्सेसफुल कंपनी माना जाता है। 2020 में जब ये फॉर्चून कंपनी ने अपनी लिस्ट निकाली तो ऐसा पहली बार हुआ था कि इस लिस्ट के अंदर, इन 500 कंपनियों के अंदर चाइनीज कंपनी ज्यादा थी इंस्टेड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी कि टिल 2019 हमेशा यूएस की कंपनी ज्यादा होती थी। चाइना में आज 124 फर्म, चाइनीज 124 कंपनी टॉप 500 में आती है। यानी टोटल 500 कंपनियों के अंदर 124 चाइना की है, जिसमें से 95 स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है, यानी जिनको गवर्नमेंट ओन करती है। वेयर एज अगर हम 124 के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यूएस की टॉप 500 कंपनीज में सिर्फ 118 कंपनी है। इंडीड कई कंपनियां जो कि चाइनीज की प्राइवेट कंपनीज होती है महसूस, जैसे कि जेटी, लेनोवो, जिनको प्राइवेट कंपनीज माना जाता है, इवन दे ऑल्सो हैव द शेयर होल्डिंग ऑफ द स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज ऑफ द चाइना। इसी फॉर्चून 500 कंपनीज में देखें तो ओईसीडी जो कंट्रीज हैं, बाकी बचे हुए स्टेट एंटरप्राइजेज 26 उनके हैं, और जो एमर्जिंग मार्केट्स हो गए ब्राजील, इंडिया, मैक्सिको, ये सब एमर्जिंग मार्केट्स मिला के टोटल 17 कंपनियां इसके अंदर मेक ए टोटल ऑफ 135 एसओई इन द लिस्ट। तो यानी कि 500 में से 135 स्टेट ओन्ड पब्लिक एंटरप्राइजेस, पब्लिक कंपनीज जो हैं वो इस लिस्ट के अंदर आती हैं, बाकी सारी की सारी प्राइवेट है। और ब्राजील, इंडिया, मैक्सिको टोटल इसके अंदर 17 कंपनियों को कंट्रीब्यूट करते हैं इस 500 की लिस्ट में। 2005 के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो फॉर्चून 500 लिस्ट में सिर्फ 45 स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस थी। यानी ओवर द 15 ईयर्स जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, उनका शेयर फॉर्चून 500 यानी विश्व की सबसे सक्सेसफुल कंपनीज में बढ़ा है। आज 28% ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल इकोनॉमिक एंटिटीज आर स्टेट ओन्ड, डोमिनेटेड लार्जली बाय द चाइनीज स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। ऐसा हुआ क्यों? ये जो चाइनीज स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हुई, और कैसे ये सारी की सारी जो ग्लोबल मतलब 95 स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज फॉर्चून 500 लिस्ट में कैसे आई? अगर हम इसको एनालिसिस करके जेनेसिस देखें तो 1998 में जब 15th कांग्रेस ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना हुई थी तो वहां पर एक स्ट्रेटेजिक विजन एस्टेब्लिश की गई थी। उस स्ट्रेटेजिक विजन और प्लान के अकॉर्डिंग आइडिया ये था कि जितनी भी चाइनीज पब्लिक कंपनीज हैं उनको रिस्ट्रक्चर किया जाए, उनको कॉर्पोरेटाइज किया जाए, उन सबको स्टॉक मार्केट पर लिस्ट किया जाए ताकि उनको प्रॉफिटेबल और कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके ग्लोबल सेक्टर के ऊपर। साइमल्टेनियसली इसके साथ साथ चाइना ने जो न्यू एमर्जिंग इंडस्ट्रीज और टेक्नोलॉजीज हैं उसके अंदर भी और नई 37 पब्लिक सेक्टर कंपनीज को एस्टेब्लिश किया गया। सिंस देन पिछले 23 सालों में जो चाइना की जो खुद स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज है, दे आर एक्चुअली डोमिनेटिंग द ग्लोबल इकोनॉमी एट दिस मोमेंट, जो कि हमें डायरेक्ट फॉर्चून लिस्ट से क्लियर कट एग्जाम्पल के रूप में मिल रहा है। यूएस सेंटर स्ट्रेटेजिक स्टडीज 2019 में एक रिपोर्ट में बताते हैं कि चाइना ने यूएस के अंदर 2.7 ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की हुई है। इंडीड यूरोप में भी कम से कम 1 ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। इसको अगर आप रिलेटिव कंपैरिजन के हिसाब से देखें, द होल इंडियन इकोनॉमी इज 2.8 ट्रिलियन डॉलर्स। यानी कि आप, मैं, एवरी सिंगल इंडियंस की अगर इनकम लगा ली जाए उतना पैसा तो चाइना ने सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इन्वेस्ट कर दिया है। And $1 trillion is invested in the Europe. How they are able to do it? Due to that plan of last 20 years, जिसमें वो state owned enterprises को promote करते हैं, उनको
कॉर्पोरेटाइज करते हैं, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाती है, उनको स्टॉक मार्केट्स पर लिस्ट करते हैं। एंड दैट इज द रीजन कि वो इस समय अगर हम देखें 95 ऑफ द चाइनीज स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज आर इन द फॉर्च्यून 500, टॉप 500 कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड। ये जो राइज ऑफ चाइनीज स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज है, इसके बहुत ही ज्यादा फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज हैं फॉर द ग्लोबल कॉम्पिटिशन एंड ऑल्सो फॉर द कंट्रोल ओवर स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज एंड द रिसोर्सेज। The rise of China, which you have been hearing from last 2, 3, 4, probably for a decade also, is not due to the military strength at all. It all lies into the economy. Everything in last 1000 years which you have heard about it was always about the economy. ये जो ब्रिटिश फ्रांस का colonialism था from the 15th to the 19th century, that was all about money. The rise of the USA was all about money. It was about capitalism, and right now the same thing is actually being done by the China directly through their state owned enterprises. चाइना कोशिश कर रहा है कि दे सीक देयर लेजिटिमेट, मींस दे आर द ग्लोबल वर्ल्ड पावर, ग्लोबल वर्ल्ड सुपर पावर, और उनको वो इज्जत भी मिले और उनको वो रिस्पेक्ट भी मिले, जो कि स्पेसिफिकली पिछले 70 सालों में वेस्टर्न कंट्रीज यानी कि यूरोपियन और यूएस के द्वारा डोमिनेटेड है, उनकी मल्टीनेशनल्स के द्वारा डोमिनेटेड है एंड डोमिनेटेड बाय देयर मिलिट्री पावर। एंड चाइना प्लान्स टू गेन देयर ओन लेजिटिमेट पीस इन द सन थ्रू देयर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस इंस्टेड ऑफ देन द गन्स एंड वॉरशिप। एक बात सिंपल क्लियर है, वॉर्स आर लेस एंड लेस पॉसिबल। जितनी भी ज्यादा अगर हम एनालाइज करेंगे सिंस द स्टार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी, वॉर्स कम होती जा रही हैं, उतनी ही ज्यादा कॉस्टली होती जा रही है। कितना भी एंटिसिपेशन हो या पॉसिबिलिटी हो यूएस और चाइना के बीच में वॉर होने का, दैट विल नेवर कम टू बी, क्योंकि वो वॉर इतनी ज्यादा कॉस्टली हो सकती है, नॉट फॉर 2 कंट्रीज बट फॉर द होल वर्ल्ड, दैट नोबडी विल बी एबल टू मैनेज इट। ना ही इंडिया और चाइना के बीच में एक फुल ब्लोन वॉर की जा सकती है, बिकॉज इट इज टू कॉस्टली फॉर बोथ ऑफ द कंट्रीज। सो असली में अगर वर्ल्ड सुपर पावर, ग्लोबल सुपर पावर कोई बन सकता है, सो दैट इज ओनली बाय द इकोनॉमिक डोमिनेशन। वॉरशिप्स और गन्स ये चाहिए होते हैं, लेकिन दे आर नॉट द की फॉर ग्लोबल सुपर पावर। इंडिया ने, अगर हम अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं ना, वी हैव एस्टैब्लिश कि जो टॉप 500 कंपनीज में से 95 तो स्टेट ओन्ड चाइनीज कंपनीज हैं। इंडिया ने ऐसा क्या किया कि 1998 में इंडिया ने भी एक प्लान एस्टैब्लिश किया था पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए, जिसको नवरत्न स्कीम कहते हैं। नवरत्न स्कीम का मेन पर्पस ये था कि जो भी हमारी बड़ी बड़ी प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होंगी, उनको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दे दी जाएगी। दे कैन टेक देयर ओन ऑपरेशनल डिसीजंस, दे कैन एक्चुअली मेक एक्विजिशंस, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बाहर पब्लिक सेक्टर से, बैंक से, प्राइवेट सेक्टर से बोरोइंग कर सकते हैं। तो ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर जो थोड़ी सी ऑटोनॉमी बढ़ाना था, उनको प्रॉफिट ओरिएंटेड बनाना था, उसके लिए नवरत्न स्कीम लाई गई थी 1998 में। इसके साथ साथ बहुत गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट भी दिया गया था पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को कि वो ग्लोबल बने और ऑल अराउंड द ग्लोब जितने भी स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं या कोई मिनरल्स हैं, ऑयल हैं, ऐसी बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक एसेट्स को खरीद ले एक साथ। बट इसके साथ मेजर प्रॉब्लम थी कि गवर्नमेंट की ये जो स्कीम थी, ये ऑपरेशनल ऑटोनॉमी से एसोसिएटेड थी, परंतु इसमें कोई फिस्कल सपोर्ट नहीं दिया जाता था पीएसयूज को। सो दे वर नॉट गिवन एनी फिस्कल सपोर्ट। हावेवर दे वर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, यानी कि गवर्नमेंट उसके अंदर शेयर ओन करती थी, तो जो वो प्रॉफिट बनाते थे उसके डिविडेंड्स जरूर गवर्नमेंट को जाते थे। तो गवर्नमेंट इंसिस्टेड उनको डिविडेंड्स जरूर मिले। दिस इज एब्सोल्युटली इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ विद द चाइना। चाइना की जो 1998 में 15th कांग्रेस ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना थी, उसमें स्पेसिफिकली गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को और एस्टेब्लिश कर रही है ताकि वो इंटरनेशनली स्ट्रेटेजिक एसेट्स, स्ट्रेटेजिक ऑयल, मिनरल्स की माइंस उनको खरीद सके, ताकि वो टेक्नोलॉजी को और मिनरल्स को और इंपॉर्टेंट एसेट्स को कंट्रोल कर सके। इंडिया वॉज नॉट गिविंग एनी फिस्कल सपोर्ट। गवर्नमेंट ने मोर इंपॉर्टेंटली प्राइवेट सेक्टर को भी प्रमोट करना स्टार्ट किया, जो उन एरियाज में भी विच वर स्पेसिफिकली डोमिनेटेड बाय द पब्लिक सेक्टर। तो और उन कई सारी उस समय भी पीएससीज को प्राइवेटाइज कर दिया गया था। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वाज गुड इन सेवरल मैनर्स, दिस वाज गुड, दिस चेंज्ड सेवरल इंडस्ट्रीज, कुछ का फायदा भी हुआ है, देयर हैज बीन इंप्रूवमेंट इन द एफिशिएंसी आल्सो। बट वी आर टॉकिंग अबाउट दी कि क्या एक्चुअली में नहीं हो पाया जो कि होना चाहिए था। अब देयर वर सम सेक्टोरल प्राइस रिफॉर्म्स आल्सो, जहां पे ऐसे स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस जो कि डोमिनेंट थे, जैसे कि पावर में, बिजली में, पेट्रोलियम में, फर्टिलाइजर्स में और केमिकल्स में। अब जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे वो पावर, पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स के प्राइसेस इतने लो रखती थी कि वो प्राइवेट सेक्टर उसके अंदर एंटर नहीं कर पाता था। तो गवर्नमेंट ने एक मुहिम चलाई कि प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस फुल मार्केट प्राइसेस चार्ज करें, ताकि प्राइवेट सेक्टर और जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं वो भी उसके अंदर एंटर कर सके। दिस इज द रीजन व्हाई जी पावर, पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर्स एंड द केमिकल्स के जो प्राइसेस हैं वो थोड़े से ज्यादा बढ़ गए।
एक सिंपल सी बात है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो होती है इट कैन एक्चुअली कीप द प्राइसेस लोअर ऑफ द पावर, पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर्स एंड द केमिकल। अगर उसको प्राइवेटाइज कर देंगे तो वो हमेशा मार्केट प्राइस और समटाइम्स और द प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, तो मार्केट प्राइस से कुछ और ज्यादा ही होता है हमेशा कंज्यूमर के लिए। जैसे जैसे इंडियन इकोनॉमी यूपीए 1 के अंदर यानी 2004 से 2009 के बीच में एक्सीलरेट करना लगी, उस समय जो टोटल डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट थी रोज अराउंड ऑलमोस्ट 40% फ्रॉम 26%। ठीक है, तो 7 साल के अंदर अंदर जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट थी वो 40% से अधिक बढ़ी थी, और इसके अंदर स्पेसिफिकली इन्हीं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का कंट्रीब्यूशन था। नवरत्न स्कीम के जो बेसिकली रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए थे वो यूपीए 1 में स्टार्ट आने हो गए थे। इंडीड ओएनजीसी थे, इसने तो एक प्राइवेट इंडियन रिफाइनरी को खरीद भी लिया था। अब गवर्नमेंट की एनकरेजमेंट तो थी एज फार एज द पॉलिसी इज कंसर्न, परंतु फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था। उसके बावजूद भी देयर वर सेवरल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजिंग व्हिच वर एक्वायरिंग एसेट्स एंड द रिसोर्सेज अब्रॉड। टिल नाउ इट इज फाइन, बट जैसे जैसे आज दोबारा से इंडियन गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि इंडिया के जितने भी सबसे ज्यादा वाइटल और सिग्निफिकेंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, जैसे कि भारत पेट्रोलियम विच इज फॉर्च्यून 500 कंपनी, बीईएमएल, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और ओएनजीसी को भी डिसमेंबर कर दिया जाए। चाइनीज विल एक्चुअली बी वेरी हैप्पी अबाउट दिस। क्यों? क्योंकि चाइनीज अपनी किसी न किसी शेल कंपनी के द्वारा, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के द्वारा इन्हीं सारी फर्म्स को और इनके सबके एसेट्स को खरीद लेंगे। दे विल एक्वायर इट फ्रॉम फर्म। ये जो जितनी भी फर्म है, ओएनजीसी, बीईएमएल, शिपिंग कॉर्पोरेशन, दे आर बेसिकली द इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एसेट्स टू कन्फ्रंट अ राइजिंग चाइना। इंडीड दे आर व्हाट इज एक्चुअली मोर वैल्यूएबल देन द रफेल और द सबमरीन्स। रफेल से चाइना को नहीं हराया जा सकता है, परंतु इन पीएससी से बेसिकली उसको कन्फ्रंट किया जा सकता है। नाउ यू माइट एक्चुअली क्वेश्चन कि सर चाइना कैसे एक्वायर कर लेगा इन सबको? ऐसे तो नहीं होगा। बट थिंक अबाउट इट, अगर कोई ऐसी बड़ी कंपनी भारत पेट्रोलियम को अगर प्राइवेटाइज किया जाता है, सो इट डजंट वर्क लाइक दैट कि मैं और आप जाके उसको पैसे देके उसको खरीद लेते हैं। बिग इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड दे ओन ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशन थ्रू देयर सेवरल शेल कंपनीज। यू डोंट बिलीव मी? लुक एट दिस एग्जांपल। स्नैपडील, ओला, स्विगी, पेटीएम, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, जोमैटो, अनअकैडमी, निंजा कार्ट, अर्बन क्लैप, इंडवेल्थ, लेंसकार्ट, नाइका, ड्रीम 11, पॉलिसी बाजार, ओयो रूम्स, ये सारी की सारी कंपनीज, ऑल ऑफ देम आर इंडियन, राइट? बट इन सब के अंदर चाइनीज इन्वेस्टमेंट हो रखी है। ऑल ऑफ दीज हैव सर्टेन शेयर्स ऑफ चाइनीज इन्वेस्टमेंट एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन विद दिस सेम पीएससी। जैसे इन पीएससीज को प्राइवेटाइज किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि इंडियन कंपनीज ही इनको खरीद सकती हैं। प्राइवेटाइजेशन के अंदर का मतलब ये होता है कि एनीबडी फ्रॉम द ग्लोबल ऑर्डर कैन इन्वेस्ट एंड कैन बाय द एसेट्स ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस। देयर इज मोर पॉसिबिलिटी कि चाइना विल अंडरस्टैंड कि भारत पेट्रोलियम और शिपिंग कॉर्पोरेशन और ओएनजीसी के जो एसेट्स हैं वो चाइना के लिए ज़्यादा फायदे देंगे। भारत पेट्रोलियम के कम से कम 17 कंट्रीज में स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स है। इसके साथ साथ जो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है और इंडियन शिपिंग को भी इंडियन गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है वो थोड़ा सा डिक्लाइन हो रहा है, जिसकी वजह से इंडिया का जो मैरीटाइम ट्रेड है वो इंडियन शिप्स कैरी करती हैं सिर्फ 6%। 1990 में ये 40% था। मतलब कि हम जो ट्रेड करते हैं, हम जो एक्सपोर्ट करते हैं, वो एक्सपोर्ट उसके जो कंटेनर्स होते हैं वो इंडियन शिप पर जाते हैं। तो 1989 में 40% ऑफ दैट एक्सपोर्ट वाज बीइंग डन ऑन द इंडियन शिप्स। एट दिस मोमेंट ओनली 6% ऑफ दैट एक्सपोर्ट ऑफ दैट मैरीटाइम ट्रेड इज डन ऑन द इंडियन शिप्स। द रेस्ट, गेस विच कंट्री? एग्जैक्टली ये जो बाकी जो शिप जो हैं ट्रांसपोर्ट कर रही हैं इंडियन गुड्स को, ऑल ऑफ दोज आर चाइनीज। आपको कभी कभी न्यूज़ पे लगता है कि टिकटॉक बैन कर दिया, चाइनीज़ ने हमारे गलवान वैली पे अटैक कर दिया है, तो फिर बेसिकली चाइनीज़ को मुंह तोड़ जवाब दे दिया गया है। परंतु चाइना एक्चुअली डोमिनेट्स द इंडियन इकोनॉमी इन अ मैनर वेयर वी आर एक्चुअली एट अ डिसएडवांटेज टू देम। मोर देन 90% ऑफ इंडियन ट्रेड इज बीइंग डन थ्रू चाइनीज शिप। गवर्नमेंट जो इस समय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को सपोर्ट नहीं कर रही है हैज एक्चुअली लेफ्ट सेवरल वाइड गैप्स इन द इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज आल्सो। हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग एचएमटी के कोलैप्स के बाद इंडिया को फोर्स हो गया था कम से कम नहीं तो जितने भी इंडस्ट्रियल मशीन टूल्स होते हैं 80 से भी ज़्यादा उसको इंपोर्ट करने के लिए। वाई वी हैव नॉट बीन एबल टू मेक अ सक्सेसफुल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर? रीजन इज दिस, क्योंकि जो कोर कंपनीज हैं, द कंपनीज विच मेक मशीन टूल्स, उसको गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा पॉलिसी सपोर्ट और फिस्कल सपोर्ट नहीं मिल पाया। इट कोलैप्स्ड एंड राइट नाउ 80% ऑफ द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग टूल्स सब हैज टू बी इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना। उसके साथ साथ देयर वर सेवरल फार्मास्यूटिकल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जैसे कि आईडीपीएल या एचएएल, जो कि एक समय में इंडिया का प्राइड हुआ करते थे, इस समय इंटरेस्टिंगली इनफ आर डिपेंडेंट ऑन द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम चाइना।
लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने टिकटॉक को तो बैन कर दिया था, बट दैट वाज अ रैंडम थिंग। टिकटॉक से क्या ही होता है एक्चुअली में। उसके बावजूद भी जो वैक्सीन मेडिसिन बनाने के लिए जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सारे के सारे हमने फाइनली मंगाए चाइना से ही थे। गवर्नमेंट उसके बावजूद हैज रिलक्टेंस टू सपोर्ट भेल विच हैज फ्लडेड द इंडियन पावर सेक्टर विद चाइनीज इक्विपमेंट। ये जो चाइनीज इक्विपमेंट है हम कम से कम नहीं तो 40-50 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट कर लेते हैं। स्पेसिफिकली वाई? क्योंकि आवर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज विच मेक द सेम इक्विपमेंट्स आर नॉट कॉम्पिटिटिव एज ऑन द लेवल ऑफ द चाइना ऑन द ग्लोबल ऑर्डर। मोर ओवर इंडिया जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, सोलर वेफर, कंप्यूटर चिप्स और ईवी बैटरीज, वी आर एब्सोल्युटली एब्सेंट देयर। हम कुछ सब्सटेंशियल उसमें प्रोड्यूस नहीं करते हैं। गेस विच कंट्री इज एक्चुअली प्रोड्यूसिंग ऑल ऑफ दैट? चाइना। एग्जैक्टली। इस समय जो हम आफ्टर ऑल दिस, अगर ये BPCL, BEML, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको अगर हम सेल कर देंगे ना, तो बेसिकली जो वो आत्मनिर्भर भारत का जो स्लोगन है वो सिर्फ और सिर्फ स्लोगन रह जाएगा। उसको सिर्फ और सिर्फ हम फेसबुक या ट्विटर पर अपडेट कर पाएंगे, बट इन रियलिटी, एज यू से, रियलिटी में तो टिकटॉक बैन हुआ है, बट एक्चुअल रियलिटी में पिछले साल सारे के सारे जो मैन्युफैक्चरिंग चीजें हैं, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स फॉर द फार्मास्यूटिकल्स हैं, जो हमारा सारा का सारा ट्रेड हुआ था, वो हुआ चाइना के द्वारा ही था। तो फिर बेसिकली चाइना को बेसिकली मुंह तोड़ जवाब किस लिए, कब दिया गया? ये जो प्राइवेटाइजेशन है कम इंडिया की सॉवरेनिटी और इकोनॉमिक फ्रीडम पर कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। इट कैन एक्चुअली थ्रेटन आवर एनर्जी सिक्योरिटी एंड द स्ट्रेटेजिक पोस्चर। चाइना विल एक्वायर ऑल दिस एसेट्स, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इसको रोका भी नहीं जा पाएगा अगर उसको प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा। इंडिया इस समय वेस्टर्न पावर्स पे कितना भी सपोर्टेड हो कि हम यूएस के साथ क्वाड बना लेंगे, यूके के साथ कोई और फ्रांस के साथ कुछ पैक्ट करके चाइना को कन्फ्रंट कर सकते हैं, बट इन रियलिटी the only way we can actually confront China is through the public sector enterprises. इंडिया को एक्चुअली में चाइना को इमिटेट करना चाहिए कि हम नए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एस्टेब्लिश करें और स्ट्रेटेजिक और एमर्जिंग इंडस्ट्रीज में, जिसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल लगता है, जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर एंटर नहीं कर सकता, उसमें डोमिनेशन क्रिएट करें। दैट इज द ओनली वन एंड द बेस्ट वे टू कॉन्फ्रंट द राइज ऑफ द चाइना। If you need the PDF of this class, this is the Telegram channel that you shall join. And if you have any views to support, please, or support or oppose more importantly, तो आप मुझे please इस YouTube वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताइएगा। Have a nice day.